नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। रात के 9 बजने वाले हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो यानी कि जनमत का एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर जहां आप वोट करते हैं और नतीजे हम आपको दिखाते हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम यानी कि जनमत में। हर खबर पर आपकी राय हम दिखाते हैं आपको, और आज जिन विषयों पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे जल्दी से उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कौन से वो विषय हैं जो आपके लिए लेकर आए, लीजिए थोड़ा करीब आ जाता हूं। फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जो विषय हमने आज बताने का प्रयास किया है। पहला मुद्दा, बदल गया क्राइम सीन। जी हां, जो क्राइम सीन है सीबीआई ने कहा है उस क्राइम सीन को टैंपर किया गया है, छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई के जो बड़े बड़े खुलासे हैं वो आपको बताएंगे कि कोलकाता में जो जघन्य रेप और मर्डर कांड हुआ है, कितने पहलू हैं, कितना छुपाया जा रहा है और कितना बचाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हर प्रश्न का उत्तर मांगा है और कितना उत्तर देंगे जब बहुत कुछ गड़बड़ियां की गई हैं। फिर आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स के माध्यम से। ये कोलकाता की तो बात हमने करी ही, इसको विस्तार से अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर। जी हां, अयोध्या में एक और ढांचे को अगर मैं कहूं गलत नहीं है, ढा दिया गया। मोहित खान का ये जो ढांचा है इस बलात्कारी का, जिस पर एक्शन हो गया है, बाबा का बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इसकी बेकरी को ढा दिया गया, अब इसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और इसने जो भी स्ट्रक्चर्स बना रखे थे, बैंक बना रखा था, सबको जमींदोज कर दिया गया है। बाबा का बुलडोजर अयोध्या में तो पूरा एक्शन में मुझे नजर आ रहा है और अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की तरफ से आ रही है कि बलात्कारियों के साथ ये होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे अगले फ्लोर ग्राफिक्स में, बात करेंगे भारत बंद का ऐलान। अब कौन से मुद्दे पर, यह मुद्दा अलग है। ये एमवीए की तरफ से भारत बंद का ऐलान है। बदलापुर में जो जघन्य रेप कांड हुआ है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो रेप हुआ है, हालांकि कई पहलू इसमें भी सामने हैं। कब है ये भारत बंद, अगर आपको जानना है जनमत में बने रहिए, सब बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे वक्फ पर जेपीसी की बैठक। हम कहते हैं खत्म करो वक्फ को, लेकिन इस पर चलिए जेपीसी बना दी गई है, बैठक हुई है और क्या क्या कैसे नकेल कसी जाएगी। जो असीमित शक्तियां वक्फ को दी गई थी उस पर नकेल कसने की तैयारी। हम तो कहते हैं जैसे करते करते वक्फ को ही हटा दो, साइडलाइन कर दो, खत्म करो, वक्फ की कोई जरूरत नहीं भारत में। और आगे बढ़ेंगे अगला मुद्दा, जी हां, शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द। इतना परेशान एक महिला को किया जा रहा है। पहली चिढ़ तो महिला प्रधानमंत्री से थी, बांग्लादेशी मुसलमानों को, खासतौर पर कट्टरपंथियों को, मुसलमान भी नहीं कहूंगा, कट्टरपंथियों को जो दिक्कत थी वो सामने तो आ गई। अब इसका पासपोर्ट इनका रद्द करना है, इन पर आरोप लगाने हैं, इन पर केस चलाना है, तंग करना है एक महिला को, तब जाके इनकी आत्मा को शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। लेकिन हम आपको हर खबर, हर पहलू दिखाएंगे। केवल भारत ने ही सहारा दिया है शेख हसीना को, क्योंकि अतिथि देवो भव ये हमारा धर्म है, भारत का धर्म है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोलकाता रेप मामले में न्याय की चीखें अब सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे रही हैं, जिसमें कोलकाता डॉक्टर, आपको बताएं, डॉक्टर रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस केस में लीपापोती करने की कोशिश की गई है, जांच के नियमों की अनदेखी की गई है, साथ ही वारदात पर जो पर्दा डाला जाता है ना, पर्दा डालने की भी कोशिश की गई है। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में एक्शन नहीं लिया, यह बोला गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए केस डायरी की हार्ड कॉपी भी मांगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या कारण है कि 14 घंटे बाद एफआईआर दर्ज हुई है? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे आकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, क्या कर रहा था वो? ये किसे बचा रहे हैं, यानी वो किसे बचा रहे हैं? क्या पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किसी को बचा रहा है? शीर्ष अदालत के जस्टिस पारदीवाला ने तो ये तक कह दिया, सोचिए, कि 30 साल में, सोचिए, जस्टिस की तरफ से कहा जा रहा है, जस्टिस पारदीवाला की तरफ से, कि मैंने अपने 30 साल के करियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट भी हैरान है और फिर विपक्ष कहता है कि केवल कोलकाता की बात क्यों की जा रही है? फिर तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी घेरने का प्रयास करिए। सुप्रीम कोर्ट क्यों परेशान है, वो क्यों चिंतित है, स्वतः संज्ञान क्यों लिया गया? कुछ तो काला है वहां पर दाल में, या कहूं मैं साफ तौर पर तो पूरी की पूरी दाल काली है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से की गई लापरवाही का जिक्र किया है। ऐसे में सवाल ये कि दोषियों को बचाने और सबूत को मिटाने के पीछे कौन सा तंत्र और कौन सी शक्ति छुपी है? चलिए एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं, मामले की गंभीरता को समझिएगा। पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आलम यह है कि कई दिनों के बाद भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है और अभी भी कई राज्यों में अस्पताल की सेवाएं प्रभावित चल रही है। और ये मामला न केवल समाज के गिरते नैतिक मूल्यों की ओर इशारा करता है, बल्कि हमारी न्यायिक व्यवस्था की मजबूती पर भी सवाल खड़े करता है। पीड़िता के लिए न्याय की मांग
अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, जहां हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने अपने स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस की ओर से की गई लापरवाही का जिक्र किया है। संदेह के आधार पर जिन लोगों से पूछताछ की गई है, उनका भी ब्यौरा स्टेटस रिपोर्ट में दिया गया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किए जाने की बात भी रिपोर्ट में दाखिल की है। सीबीआई ने पिछले 6 दिन में 2 लोगों से लगातार पूछताछ की है। पहला मुख्य आरोपी संजय रॉय है, तो दूसरा पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है। सीबीआई ने अस्पताल में जाकर सभी फॉरेंसिक जांच की और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। सीबीआई के सीएफएसएल टीम के 5 डॉक्टर्स ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया, जिसका एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई। ये टेस्ट इसीलिए करवाया गया ताकि जांच एजेंसी ये सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी संजय राय के बयानों पर विश्वास किया जा सकता है। सीबीआई ने इस एंगल पर भी जांच की कि क्या वारदात में अकेले संजय रॉय शामिल था या एक से ज्यादा आरोपी। शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान इस केस में कोलकाता पुलिस के रवैये पर सख्त टिप्पणी की। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि पिछले 30 साल में हमने ऐसा केस नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट और कोलकाता पुलिस की जांच रिपोर्ट में अंतर पर भी सवाल उठाए और कोलकाता पुलिस के रवैये को संदेहजनक बताया। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया है कि घटनास्थल को नुकसान पहुंचाया गया और सबूत मिटाए गए। सीबीआई की इस दलील को पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने विरोध किया। सीबीआई से जब कोर्ट ने पूछा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट कहाँ है, तो सीबीआई ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हादसे के 5 दिन बाद हमें जांच मिली है। वहीं कपिल सिब्बल का कहना है कि ये केस डायरी का हिस्सा है और सिर्फ ऐसे ही प्रस्तुत किया गया है। ऐसे में सीबीआई के इन दावों के बाद सवाल यही है कि सबूत मिटाने से लेकर दोषियों को बचाने तक के पीछे आखिर कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। यही तो प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर हर मीडिया चैनल जो सवाल कर रहा है वो केवल इतना कर रहा है कि आखिर मामला क्या है, बचाया किसको जा रहा है। चलिए अब ग्राफिक्स के माध्यम से भी आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ हो चुका है, ये भी आपको विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। एक हमारी सबसे बड़ी स्क्रीन है इंडस्ट्री की लगभग, आपको इसमें हम दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है। चलिए ये देखिए, सुनवाई के दौरान क्या हुआ। राज्य शांतिपूर्वक विरोध पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, साफ साफ कह दिया सीबीआई ने। राज्य शांतिपूर्वक विरोध पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, ये साफ साफ सीजीआई की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एफआईआर 14 घंटे की देरी से क्यों दर्ज हुई है, आखिर क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी थी, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो पूछा गया है। 14 घंटे की देरी आखिर क्यों की गई है, ये महत्वपूर्ण है। और क्या कुछ कहा गया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा एफआईआर अस्पताल की तरफ से नहीं दर्ज हुई, अस्पताल ने ध्यान नहीं दिया, अस्पताल को यहां पर ध्यान देना चाहिए था। यही तो लापरवाही की जो मुख्य बात है वो सामने आ रही है कि अस्पताल क्या कर रहा था। ये देखिए कितनी अनियमितताएं हैं यहां पर। अब देखिए सुनवाई के दौरान क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अप्राकृतिक मौत को लेकर डिटेल मांगी है। अप्राकृतिक डेथ, जो डेथ है यूडी बोलते हैं इसको, अननेचुरल डेथ बोलते हैं। इसी को लेकर पूरी जो केस है उसमें एक एंगल जोड़ा जा रहा है कि ये अननेचुरल डेथ। अननेचुरल डेथ था क्या वो जिस तरीके से हत्या की गई, रेप किया गया। हालांकि कोर्ट की टर्मिनोलॉजी में आपको उलझाऊंगा नहीं, साफ साफ समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसपी का, वो देखिए तमाम ग्राफिक्स, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसपी का आचरण बेहद संदिग्ध है। सब कुछ तो संदिग्ध हो रहा है वहां पर, कोलकाता में क्या है, इसलिए पुलिस को फटकार लगाई है कोर्ट ने। आप सोचिए, संदेह उचित है पर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट दिखाएं, सिब्बल कह रहे हैं। अब क्या कुछ है, संदेह उचित है पर मजिस्ट्रेट रिपोर्ट को आपको दिखाना होगा। और ये पारदीवाला की तरफ से, आदरणीय जस्टिस पारदीवाला, कि 30 साल में ऐसा केस नहीं देखा। तो सोचिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज, यानी कि सुप्रीम है ये लोग, इनसे बड़ी कोई अदालत नहीं, वो भी हैरान है। लीपापोती करने की कोशिश की गई है एसजी तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो कि एक पक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा घटनास्थल को संरक्षित क्यों नहीं किया गया। भाई आप ये सोचिए, क्राइम सीन को ही ऐसे छोड़ दिया गया कि वहां पर 5-7 हजार लोग वहां पर आ गए, तोड़फोड़ मचा दी, तो फिर किसकी जिम्मेदारी तय होती है, पुलिस क्या कर रही थी, ये बड़ा प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की। उन्होंने कहा है कि आप काम पर वापस लौटिए। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों का फेवर लेकिन हर बात पे लिया। यहां तक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि 36 घंटे की जो ड्यूटी है वो समझ में नहीं आती, इतनी लंबी ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, काम पर आप वापस लौटिए। एक अनुरोध के रूप में ही आप इसको देखिए, कोई ऑर्डर नहीं। अदालत के आश्वासन से डॉक्टरों को संतुष्ट होना चाहिए, डॉक्टरों को, एसजी तुषार मेहता। तो अदालत के आश्वासन पर डॉक्टर संतुष्ट हों, ये
सब कुछ जो है आप देखिए, ये आपको सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां हैं वो हम बता रहे हैं। तो एक अब ये देखिए कोर्ट को लेकर जो है सीजीआई का जो रुख है, ये देखिए संदीप घोष को लेकर सीबीआई का क्या रुख है, परिवार को क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। ये देखिए कोर्ट जो है, ये सीजीआई की तरफ से कहा जा रहा है संदीप घोष यही तो संदिग्ध आदमी है, इसी को तो पकड़ा नहीं जा रहा था। सीबीआई की तरफ से अब ये बात सामने आ रही है कि भाई उन्होंने क्यों कहा कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। ये प्रिंसिपल अगर ये कार्रवाई कर लेते, थोड़ा तत्परता दिखाते तो क्या था, क्या जानबूझकर इस तरह की बात कही गई है। सीबीआई का ये रुख है, जानबूझकर किया गया है, जानबूझकर किया गया है तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, एक अटेम्प्ट, ऐसा मर्डर का अटेम्प्ट है आप सोचिए जिसमें एक पूरा तंत्र शामिल है, जानबूझकर। फिर आगे बढ़ते हैं, क्यों पुलिस से पहले संदीप घोष ने अस्पताल स्टाफ के साथ मीटिंग की। अरे भाई एक हत्या हो गई, मर्डर हो गया, रेप हो गया, मीटिंग कर रहे हैं साहब, पुलिस को फोन करना चाहिए था। वीडियोग्राफी भी जो हुई थी वो डॉक्टरों के दबाव में हुई थी, लेकिन भाई साहब मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा है, सीबीआई इनको छोड़ेगी नहीं। और ये देखिए अब आप देखिए कोलकाता मामले में हमने आपको ग्राफिक्स दिखाए, आपको रिपोर्ट दिखाई, और इसी खबर पर जनमत कार्यक्रम तभी सफल होता है जब जनता भाग लेती है। हर खबर पर पोल के माध्यम से आप भाग लेते हैं, और इस पर भी हमने जनता जनार्दन यानी आपसे सवाल पूछा। कोलकाता मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश हुई है क्या? चलिए हम नहीं जानते, आप बताइए ना। तो ये जनता का जो कहना है वो आपको बता रहे हैं। जनता कह रही है कि हाँ, दोषियों को बचाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। यहां पर ये एक बड़ी जो बात सामने आ रही है, ये कही जा रही है। पढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बदलापुर वाली खबर के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र के बदलापुर में स्कूली बच्चियों के यौन हिंसा मामले को लेकर आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस पर कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कोर्ट ने कहा, अगर पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपने कर्तव्य निभाने में लापरवाही की है तो हम कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा कि सिर्फ अधिकारियों को निलंबित करना जवाब नहीं हो सकता। इस घटना पर राजनीति तेज है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में एक असंवेदनशील सरकार बैठी है जिसे लोगों की कोई परवाह नहीं है, और साथ ही विपक्ष ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। तो आपको जो प्रश्न था, हमने फ्लोर ग्राफिक्स में बताया था, किसने? महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया है। क्यों किया है? बदलापुर में जो हुआ जघन्य अपराध, शर्मिंदा करने वाला, उसको लेकर। तो सीएम शिंदे कहते हैं कि मामले में राजनीति भी हो रही है और उस पूरे प्रदर्शन पर भी सवालिया निशान उनके द्वारा खड़े किए गए, और कह रहे हैं इतने सारे लोग एक स्थान पर आए हैं जहां पर कार्रवाई हुई, जो रेलवे स्टेशन में तोड़फोड़ की गई, उन तमाम चीजों को लेकर। चलिए, मैंने आपको जो समझाया, अब आप इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए ताकि आप इसको और अच्छे से आराम से समझ पाएंगे। मामले की गंभीरता को समझिएगा। ठाणे के बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों के यौन शोषण मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। साथ ही मामले में पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर हमें पता चला कि महाराष्ट्र पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाही की है तो हम कार्रवाई करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। सवाल उठाते हुए कोर्ट ने आगे कहा कि बदलापुर पुलिस ने इस मामले को लेकर क्या काम किया। सिर्फ अधिकारियों को निलंबित कर देना इसका जवाब नहीं हो सकता। वहीं इस घटना पर राजनीति तेज है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला है। मुंबई में बदलापुर की घटना पर बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं पता कि गृह मंत्री कहाँ है। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस की आलोचना करते हुए कहा कि वह एक लापरवाह गृह मंत्री है जिन्हें अपने लोगों के जीवन की परवाह नहीं है। ठाकरे ने कहा कि प्रदेश में एक असंवेदनशील सरकार बैठी है, वह जनता की परवाह नहीं करती और इतनी बड़ी घटना हो गई, प्रदेश के गृह मंत्री कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बदलापुर की घटना को लेकर हुए प्रोटेस्ट के पीछे राजनीति है। महाविकास अघाड़ी द्वारा बंद बुलाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बंद का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरूकता पैदा करना है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार, रेप की घटनाओं और सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाते हुए महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। यौन उत्पीड़न की घटना को लेकर विपक्ष
सरकार पर हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जहां पर बेटियों के लिए इंसाफ की बात होती है, रेप, बलात्कार, ये तमाम मामले होते हैं, मर्डर्स होते हैं, सुदर्शन न्यूज प्राथमिकता से, चाहे वहां पर कोई भी हो, कितना बड़ा अपराधी क्यों ना हो, हम वो खबर जरूर आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। चलिए, इसी पर हमने आपसे पोल के माध्यम से सवाल पूछा। जनता जनार्दन ज्यादा बेहतर समझती है, मासूम बेटियों के न्याय में राजनीति आड़ी आ रही है क्या? ये देखिए, क्या न्याय मिल सकता था लेकिन राजनीति हो रही है? 97%, 97% लोग कहते हैं हाँ, 3% लोग कहते हैं ना। बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि मासूम बेटियों की न्याय में राजनीति आड़े आ रही है। अब हर खबर पर जब विपक्ष से सवाल पूछा जाता है कि भाई कोलकाता में रेप हो रहा है, उस पर जवाब क्या है, तो वो दूसरे मुद्दे गिनाने की प्रयास करती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि केवल कोलकाता में रेप हुआ है। रेप भारत में हर जगह हो रहा है और किसी की भी सहमति नहीं बनती, किसी की भी साथ आप बोल नहीं सकते। हर रेप का विरोध है, बेटी के खिलाफ जो अपराध है सभी का विरोध है। कोलकाता केस में लेकिन जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, पुलिस फेलियर, बचाने की कोशिश, प्रिंसिपल का बचना, ये एकमात्र चीज है कि सोचिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया तो कोलकाता केस का लिया। लेकिन हम पुनः मांग करते हैं, हम तो आवाज उठाएंगे, देश की हर बेटी जब तक सुरक्षित नहीं हो जाती, चैन से हम भी नहीं सोएंगे। अयोध्या में हुए नाबालिग लड़की के साथ, छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर प्रशासन पूरे एक्शन मोड में है। मोहित की बेकरी को बुलडोजर से ढहाने के बाद अब उसके मल्टी कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई की बारी थी। प्रशासन ने मल्टी कॉम्प्लेक्स की बिजली काट दी, जिसके बाद कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर गरजा भी है, तहस नहस कर दिया, जमींदोज कर दिया। उसके मल्टी कॉम्प्लेक्स में एक बैंक की शाखा थी जिसको दूसरी जगह शिफ्ट होने तक का इंतजार किया जा रहा था। बैंक के अलावा कॉम्प्लेक्स में चल रहे अन्य दुकानें और प्रतिष्ठान जो वहां पर थे, प्रतिष्ठानों को भी खाली करवा लिया था। दरअसल मल्टी कॉम्प्लेक्स का 1/3 हिस्सा अवैध तरीके से बनाया गया है, जिस पर आपको बता दें एक्शन हुआ था। तो किस तरीके से, आप सोचिए, वहां पर भी बुलडोजर एक्शन हुआ है, उसकी भी तस्वीरें दिखाएंगे, वो भी आपको खबर बताएंगे, क्योंकि बाबा जो हैं वो बख्शने के मूड में नहीं है, किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। बाबा का बुलडोजर चल रहा है, अब बाबा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आक्रमण हटा रहा है। अयोध्या पुलिस ने 30 जुलाई को जिले के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा नगर में बेकरी संचालित करने वाले मोहित खान और उसके कर्मचारी राजू खान को दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि मोहित और राजू खान ने 2 महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और इस कृत्य को रिकॉर्ड भी किया। इस घटना के बारे में तब पता चला जब मेडिकल जांच के दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई और जांच में ये भी सामने आया था कि क्षेत्र के दूसरे सपा नेता लगातार पीड़िता और उसके परिवार पर समझौता करने का दबाव बना रहे थे और उसे धमका रहे थे। ऐसे में ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या ऐसे घिनौने अपराधों को रोकने और खत्म करने के लिए आरोपियों और हैवानों के दिलों में कठोर दंड का डर ही एकमात्र उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। पोल के माध्यम से हमने आपसे प्रश्न पूछा, घिनौने अपराधों के लिए कठोर दंड ही एकमात्र उपाय है क्या? 97% लोगों ने बोला हाँ यही उपाय है। केवल 3% लोगों ने बोला नहीं, ये उपाय जो है नहीं है ये उपाय। तो बहुमत, प्रचंड बहुमत ये मानता है कि ये उपाय नहीं है। अब अगला मुद्दा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कैसे कि ममता बनर्जी, आपको याद होगा, एक बार तो उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब पीएम को चिट्ठी लिखी गई है उनके द्वारा। अब चिट्ठी लिखने की बात तो ठीक है, लेकिन चिट्ठी लिखना, उसके बाद उन्होंने जो जिक्र किया है उसमें महिलाओं की सुरक्षा की बात कही है और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कहा है कि देश में हर जगह जहां पर भी ये जघन्य अपराध हो रहे हैं वहां पर एक्शन लिया जाना चाहिए। एक्शन की बात ममता बनर्जी की तरफ से की। ये देखिए, ये चिट्ठी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और ये पीएम मोदी को रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर करके उनके द्वारा लिखी गई है और उनकी मांग है कि भाई देखिए, जहां जहां पर रेप हो रहे हैं वहां पर एक्शन होना चाहिए। ये उनकी मांग जो है वो की जा रही है। ये ममता बनर्जी की तरफ से।
ममता बनर्जी की तरफ से ये चिट्ठी पीएम मोदी को लिखी गई थी और उस पर अब ये भी कहा जा रहा है कि इस पर भी राजनीति जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि पूरा मामला जो है इसी पर सवाल उठ रहा था कि कोलकाता में आखिर जिस तरीके से इस पूरे केस को हैंडल किया गया है वही तो प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है इस पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर। और अब ममता बनर्जी का देश के हर हिस्से पर हो रहे अपराध को लेकर एक चिट्ठी लिखना, ये थोड़ा सा अब हास्यास्पद तो लगता है, महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा। तो कोलकाता रेप मर्डर कांड के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में महिलाओं पर हो रही हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय ने इसे लेकर जानकारी दी है। सीएम ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा, देश भर में बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कई मामलों में बलात्कार के साथ हत्या भी की जाती है। ये देखना भयावह है कि देश भर में प्रतिदिन 90 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। 90 बलात्कार के मामले सामने आते हैं। हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम इसे समाप्त करें ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस करें। समाज और राष्ट्र का विश्वास और विवेक डगमगाता है। उन्होंने मांग की कि रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। कई जगहों पर रेप और हत्या भी हो रही है। देश में हर दिन 90 रेप सामने आ रहे हैं। डराने वाले ये आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। चलिए, ये खबर हमने जो आपको बताई ममता बनर्जी वाली, जो एक आंकड़ा था। देखिए, ममता बनर्जी कोई भी पार्टी हो अगर महिलाओं के हित की बात करती है तो हम विरोध नहीं करते, बिल्कुल सत्य, लेकिन जो आंकड़े की बात की है हमने उसका कैलकुलेशन किया है। 90 रेप अगर देश में हो रहे हैं तो सोचिए 90 रेप हर दिन भारत में हो रहे हैं। 90 रेप अगर सोचिए 365 दिन हो रहे हैं तो देश में सोचिए 32,850 रेप की वारदातें हो रही हैं। ये वो मामले हैं जहां पर रेप को रजिस्टर किया गया है, यानी कि एफआईआर दर्ज हुई है। उसके अलावा जो कि रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो सोचिए रजिस्टर्ड की ही अगर बात करें तो उसमें 32,850 केस हैं। अगर 90 के आंकड़े से मैं यहां पर चलूं तो सोचिए देश में महिलाओं का हाल क्या है। मैं कहता हूं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, महिलाओं के हित की बात होनी चाहिए। महिलाओं की रक्षा आवश्यक है और हमारी जिम्मेदारी बनती है। केवल सुदर्शन न्यूज अकेला आवाज नहीं उठाएगा, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप अपने आस पड़ोस में ऐसा माहौल बनाइए, आप सेल्फ पुलिसिंग करिए, अपने इलाके को सुरक्षित बनाइए। किस तरीके के लोग वहां पर रहते हैं ये जानिए। महिलाओं को तंग करने वाले, बेटियों को तंग करने वाले, उनको चिन्हित करिए और इंसाफ मांगिए। पुलिस को अकाउंटेबल बनाइए। पुलिस को कहिए कि आपको करना पड़ेगा, आप इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। ये तो रही हमने पश्चिम बंगाल की बात की। 90 रेप्स के आंकड़े पर आपको बताया कि साल भर में 32,850 रेप होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शेख हसीना की। वो शेख हसीना जिसको भारत में शरण मिली, केवल भारत में शरण मिली और कोई देश आगे नहीं आया। बात करते हैं लंदन की, इंग्लैंड की, अमेरिका की, पॉलिटिकल असाइलम की, लेकिन कौन आया सामने, कौन आया मदद करने? एक पड़ोसी देश, और उसमें भी जो कि अतिथि देवो भव की भावना रखता है, भारत, जो ऐसे सनातन धर्म के मूल आधारों से चलता है जिस पर हम हर किसी की मदद करते हैं जो भी प्रताड़ित हो। और ये वो महिला मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं जिनको मदद की आवश्यकता थी और केवल भारत ने शरण दी। अब क्या कर दिया बांग्लादेश में वो देखिए। आपको ये बताते हैं कि अब शेख हसीना के साथ क्या हुआ है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भी ना तो हिंसा की घटनाएं थम रही हैं और ना ही पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें। उनकी पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं से मारपीट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार शेख हसीना पर भी कई मुकदमे कर दिए गए हैं। इसी बीच खबर सामने आई है कि अंतरिम सरकार के गृह विभाग ने शेख हसीना के समय के सांसदों को जारी किए गए सभी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स जो हैं, यानी कि राजनीतिक पासपोर्ट्स जो हैं, उनको रद्द करने की बात कह दी है। उनको रद्द कर दिया जाएगा। इसमें शेख हसीना का पासपोर्ट भी शामिल कर दिया गया। सोचिए
इतना परेशान करेंगे, उनके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स को भी रद्द करेंगे, यानी कि पहचान वजूद मिटाने का प्रयास है शेख हसीना का इन कट्टरपंथियों के द्वारा, क्योंकि कट्टरपंथी वहां पर मौजूद हैं। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ने के बाद 5 अगस्त से भारत में हैं। अभी भी शेख हसीना की स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि वह ब्रिटेन या किसी अन्य यूरोपीय देश में शरण मांग रही हैं, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने उसे मंजूरी नहीं दी है। रिपोर्ट की माने तो शेख हसीना का लंबे समय तक रहना भारत के लिए संभावित राजनयिक जटिलताएं पैदा कर सकता है, खासकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश ने उनके प्रत्यार्पण के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश ने अभी तक औपचारिक प्रत्यार्पण का अनुरोध नहीं किया है। यदि किया भी जाता है तो भारत मानने के लिए इसको बाध्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए, भारत मानने के लिए बाध्य तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक पासपोर्ट जिसके पास आता है उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट अगर आप कहते हैं, कितना परेशान करोगे। कि वही मैं ये सवाल पूछता हूं बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से, क्या आपको एक महिला प्रधानमंत्री से चिढ़ है क्या? परेशानी क्या थी? आपका जो आंदोलन था अगर स्टूडेंट्स का था तो वहां पर अवामी लीग, जमाते इस्लामी क्या कर रही है? वहां पर शरिया की बात आप क्यों करने लग जाते हैं? आपको आगे बढ़ना चाहिए, आगे आपको सोचना चाहिए कि आपके देश का भला क्या होगा। कट्टरपंथ की आग में कौन जला था? पाकिस्तान बर्बाद हो गया, आज आटा नहीं है। मैं जानता हूं कुछ समय बाद बांग्लादेश का भी वो हाल होगा। और कुछ फेमस यूट्यूबर है ना जो कहते हैं कि बांग्लादेश से सीखना चाहिए, आज वो दोबारा उस मुद्दे पर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। चलिए, इसी खबर पर हमने पोल के माध्यम से आपसे जो प्रश्न पूछा वो आपको बता दें। हमने प्रश्न पूछा, शेख हसीना बांग्लादेश की ओर फिर से अपने कदम बढ़ाएंगी क्या? जाएंगी क्या शेख हसीना अपने वतन में, अपने मुल्क में जाएंगी क्या शेख हसीना? 78% कह रहे हैं हां कदम बढ़ाएंगी, 22% कह रहे हैं ना। और हम तो कहते हैं सोच समझ के जाना चाहिए शेख हसीना जी को, क्योंकि वहां पर कट्टरपंथी बैठे हैं और नहीं लगता कि वो कुछ भी करने से बाज आएंगे। किसी भी लेवल तक वो गिर सकते हैं, जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं, बात करेंगे वक्फ की। पहला जो स्टेटमेंट है मैं ये कहूंगा कि हटा दो वक्फ को, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जेपीसी की बात कर लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की गुरुवार को पहली बैठक हुई। भारत सरकार के अल्पसंख्यक और कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने मसौदे पर अपनी प्रेजेंटेशन पेश की। बीजेपी नेता जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली 31 सदस्य समिति को लोकसभा ने बिल की जांच करने का काम सौंपा है, जिस पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। आज बैठक के बाद मंत्रालय के आपको बताएं अधिकारियों ने कहा कि सदस्य इस मामले में कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। वहीं सदस्यों की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि अधिकारी बिना तैयारी के प्रेजेंटेशन देने पहुंच गए थे। मिली जानकारी के अनुसार बैठक में कई सदस्य अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रेजेंटेशन से असंतुष्ट थे। असंतुष्ट तो ये होंगे ही। विपक्ष के सदस्यों ने बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि मंत्रालय के प्रतिनिधि खुद तैयारी से नहीं आए हैं और बातों को समझा नहीं पा रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी सहित अन्य पक्षधर मौलाना से पत्रकारों ने पूछा कि क्या वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस और अन्य दलों के विरोध से आप संतुष्ट हैं? इस पर कहा कि समझ में रहे हैं कि वो एजेंडे पर अपने जो है कायम है, जिन पर उन्होंने कहा कि वो हर धर्म के लोगों को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी देंगे। बता दें कि वक्फ संशोधन बिल 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने इसे पेश किया था। इस दौरान विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। इस बिल पर चर्चा के लिए जो समिति बनी उसमें संसद के दोनों सदनों से शामिल जो हैं लोग, उनको शामिल किया गया। इनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा से 10 सांसद भी शामिल हैं। विपक्षी दलों और उनके नेताओं के विरोध के बाद अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल से किसी के धार्मिक स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। वक्फ अधिनियम 1995 अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल नहीं रहा है, इसलिए ये विधेयक लाया गया। हमने पोल के माध्यम से जो प्रश्न आपसे पूछा वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देते हैं। हमने प्रश्न आपसे पूछा, क्या वक्फ पर जल्दी ही कोई निर्णय आने वाला है? क्या जल्दी कुछ होगा, हटा दिया जाएगा क्या वक्फ, या कुछ हो जाएगा?
67% लोग कह रहे हैं नहीं, हाँ माफ कीजिएगा, हाँ कह रहे हैं, 33% लोग कह रहे हैं ना। अभी भी लोग थोड़े असमंजस में हैं, भरोसा नहीं है कि कुछ जल्दी बड़ा एक्शन होने वाला है, लेकिन लोगों को उम्मीद तो है। 67%, लगभग 70% लोग ये कहते हैं कि हाँ कुछ तो एक्शन जरूर होके रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, अच्छी तस्वीरें हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जो है वो बढ़ती जा रही है। रूस और यूक्रेन दोनों ही देश एक दूसरे पर घातक हमले कर रहे हैं। लोग कह रहे थे कि 2 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा साहब, कोई कह रहा नहीं 1 हफ्ते, ज्यादा चला तो 1 महीने, लेकिन ये युद्ध इतना लंबा चल रहा है कि सोचिए कितना ही समय यहां पर निकल चुका है, कितने ही 100 दिन निकल चुके हैं। जंग थमने के फिलहाल दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे। ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन दौरे पर जा रहे हैं। यूक्रेन से पहले पीएम मोदी रूस भी गए थे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि जंग के समय में भी भारत के संबंध रूस और यूक्रेन के साथ मजबूत बने हुए हैं। सवाल यह भी कि जिसमें सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पीएम मोदी के यूक्रेन जाने से युद्ध थम जाएगा, रुक जाएगी ये जंग? क्या रूस और यूक्रेन के बीच किसी तरह के समझौते की होने की संभावना है? अगर दोनों देशों के बीच कोई सहमति होती तो उसमें पीएम मोदी की क्या भूमिका होगी? आइए आपको बताते हैं इस यात्रा की कुछ अहम बातें, और ग्राफिक्स भी दिखाएंगे, लेकिन ये 2 तस्वीरें भी आप देख लीजिए। आप ये तस्वीरें भी देख लीजिए जो हमने आपको दिखाई थी। मॉस्को में पुतिन से मुलाकात हुई है, और दूसरा 23 अगस्त को अब जो है अगला कदम जो है वो आपको बता रहे हैं। वहां पे क्या होगा, कीव में ज़ेलेंस्की से बात, उसकी तैयारी, रिप्रेजेंटेटिव इमेजेस आपको हमने दिखाई है। अब आप ये देखिए, मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया की नजर है। कीव में होगी ज़ेलेंस्की और मोदी की मुलाकात। कीव में होने वाली है ये मुलाकात, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े जो आप हमारी स्क्रीन पर आप देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी और एक तरफ ज़ेलेंस्की हैं, और अब इनकी मुलाकात होगी। भारत यूक्रेन में कई अहम रक्षा समझौतों पर डील होने वाली है। भारत से ही क्यों डील की जा रही है? आवश्यकता क्या थी? मजबूरी क्या थी? कारण क्या था? ज़ेलेंस्की से 4 सालों में मोदी की चौथी मुलाकात है। मोदी एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं जिनकी पुतिन भी सुन रहे हैं, ज़ेलेंस्की भी सुन रहे हैं। अब शायद युद्ध रुक जाए, हमें तो आशा है। हम तो चाहते हैं कि यूक्रेन के लोगों को शांति मिले। यूक्रेन के साथ 30 साल पुराना राजनीतिक रिश्ता है भारत का। यूक्रेन कोई छोटा मोटा देश नहीं है। टेक्नोलॉजी से लेकर वीट प्रोडक्शन, गेहूं से लेकर धनिया, कोरिएंडर तक, सब चीज़ों में बहुत आगे है यूक्रेन। 30 साल से हमारा रिश्ता है, हमारे बीच में ट्रेड होता है, व्यापार होता है। पोलैंड से रेल फोर्स 1 से यूक्रेन पहुंचेंगे मोदी। सोचिए, रेल के माध्यम से यात्रा होगी, रेल फोर्स 1 से। जैसे एयरफोर्स 1 होता है अमेरिका का जो जहाज है, इसको रेल फोर्स 1 कहते हैं। भारत के पास यूक्रेन में बने 105 AN-32 विमान है, AN-32 विमान है। और क्या है इस ग्राफिक्स में? भारत यूक्रेन रक्षा समझौता, ये आपको बता रहे हैं। भारत यूक्रेन रक्षा समझौते में भारत के पास, हमने बताया, 105 AN-32 विमान हैं जो कि यूक्रेन में बने हुए हैं। यूक्रेन की टेक्नोलॉजी भी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि यूक्रेन की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है। सॉफ्टवेयर से लेकर, हार्डवेयर से लेकर, कंप्यूटर से लेकर, मेडिकल भी। आप सोचिए, हमारे जो छात्र थे यूक्रेन में डॉक्टरी पढ़ने जाते हैं। 2009 में AN-32 विमानों को अपग्रेड करने पर समझौता हुआ था। ये हमारी दोस्ती है, पीएम मोदी की दोस्ती है, और ये जो कि पुरानी चली आ रही है। हम ये नहीं कहेंगे कांग्रेस के समय को रिश्ता नहीं था, रिश्ता था, निभाया, अब भी जा रहा है। यूक्रेन से युद्ध पोतों के लिए गैस टर्बाइन की सप्लाई, जो युद्ध पोत हैं उनके लिए भी गैस टर्बाइन की सप्लाई जो है वो है यूक्रेन की तरफ से। तो यूक्रेन का भारत का रिश्ता केवल ऐसा ही नहीं कि अनाज खरीद लिया, धनिया, जो कोरिएंडर है वो ले लिया, और मेडिकल तक ही सीमित नहीं है। युद्ध पोतों के लिए गैस टर्बाइन, यूक्रेन की कंपनी के साथ गैस टर्बाइन बनाने पर जो सहमति है वो है। ये भारत यूक्रेन के रक्षा समझौते भी आपको समझा रहे हैं। ये विशाल दोस्ती है, पुरानी दोस्ती है, रंग लाएगी, हम तो कहते हैं जंग रुकवाएगी। रूस से खरीदे विमानों में यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। आप जब यूक्रेन को सोचते हैं ना, तो उसको रूस से अलग मत सोचिया करिए। एक सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो कि USSR की बात हम करते हैं, वो बड़ा था। तो जो टेक्नोलॉजी का हिस्सा था, जो न्यूक्लियर का हिस्सा था, वो यूक्रेन जो अब है उस तरफ था। इसीलिए वहां की अब भी जो टेक्नोलॉजी है, विमानों में जो इंजन है, एयरक्राफ्ट्स में, जहाजों में, वो यूक्रेनी इंजन का इस्तेमाल होता है रूस से खरीदे विमानों में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आप ये तो हमने आपको ग्राफिक्स बताए, आपको तस्वीरें दिखाई, सारी बातें आपको समझाई। अब आप ये देखिए, पीएम मोदी का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो यात्रा की बात कर रहे हैं,
मोदी ने रूस का दौरा किया था, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गर्मजोशी से उनको गले लगाया। उस समय पुतिन ने कहा था कि हमारी भावी पीढ़ी के लिए शांति जरूरी है और युद्ध के मैदान में समाधान की असंभावना को रेखांकित किया था। उन्होंने ये भी कहा था हमें एक दुनिया एक परिवार के सिद्धांत को अपनाना होगा। क्या मोदी की यह यात्रा वाकई में युद्ध के समापन का नया जो है रास्ता खोलेगी? या आप पर हम छोड़ते हैं, क्योंकि हमें तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। मुश्किल क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब यूक्रेन की बात करते हैं तो युद्ध खत्म हो जाता, यूक्रेन हार जाता, लेकिन उसके पीछे कौन है? उसके पीछे अमेरिका जैसी ताकतें हैं, ऐसी ताकत जो नहीं चाहता कि कहीं पर भी शांति का माहौल आ जाए। अगर कहीं शांति आ जाएगी तो फिर हथियारों की डील कैसे होगी? हथियारों की डील नहीं होगी तो कुछ लॉबीज को पैसा, डिफेंस सेक्टर, डिफेंस लॉबी और मेडिकल लॉबी दुनिया की सबसे ज्यादा पैसे वाली लॉबी है। सबसे ज्यादा पैसा युद्ध में आता है। कैसे आता है? जब हथियारों की बिक्री होती है, उससे पैसा कमाने का प्रयास इनके द्वारा किया जाता है। तो इस समय पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि इस जो डील है हमारी, जो रुकवाने की युद्ध को, वो रोक दी जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि यूक्रेन के लिए एक अच्छा कोई फायदा ही निकले। चलिए असम की जो खबर है उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी पहले आपको यूक्रेन युद्ध पर जो हम बता रहे थे, कुछ और भी ग्राफिक्स हैं जो कि रह गए थे, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। युद्ध में किसको क्या फायदा, किसको क्या नुकसान। आइए ये दूसरे बड़ी स्क्रीन में आप आते हैं। ये आप देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में किसको कितना नुकसान हुआ है। रूस अब तक लगभग, ये देखिए, 1,20,000, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1,20,000 सैनिकों की मृत्यु हो गई, बलिदानी हो गए। 1,20,000 सैनिकों की बात कर रहे हैं। रूस को कितना नुकसान पहुंचा है? सबसे बड़ा नुकसान जो है ह्यूमन रिसोर्सेज का होता है, इंसानों का होता है, जवानों का होता है। 1,20,000 रूस के सैनिक मारे गए हैं। लगभग 1,70,000 सैनिक यहां पर घायल हैं। ऐसा नहीं है कि रूस को बहुत आसान पड़ी है ये जंग, ये युद्ध कोई आसान नहीं था रूस के लिए, बहुत टफ था। लगभग 1,70,000 सैनिक यहां पर घायल हैं। बड़ा आंकड़ा सोचिए, 1,20,000 मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, 1,70,000 सैनिक यहां पर घायल हुए हैं। ये पुतिन को जो परेशानी है, और सोचिए केवल यहां पर जो सिपाही हैं वो मारे नहीं गए होंगे, कितना जान, जो माल का भी नुकसान हुआ होगा। रूस का अब तक 100 से 150 बिलियन डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। 100 से 150 बिलियन डॉलर। ये स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी वो नंबर्स को दिखाने के लिए, इतना बड़ा ये आंकड़ा है। और कई देशों से झेल रहा प्रतिबंध की मार रूस है। अब देखिए अमेरिका का काम क्या है? रूस पर प्रतिबंध लगाओ, रूस पर प्रतिबंध लगाओ, बार बार प्रतिबंध लगाओ, चाहे तेल की डील हो। भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने रूस से तेल खरीदा। फटकार भी लगाते हैं, लेकिन हम उनकी मदद भी करते हैं। तो ये कई देशों से जो प्रतिबंध जो है उसकी मार जो है वो झेल रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध में किसका कितना नुकसान हुआ है ये आपको हमने बड़े ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। अब तक आप ये सोचिए यूक्रेन का क्या नुकसान हुआ है। 70,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है, लगभग 70,000 सैनिकों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध में इतना नुकसान यूक्रेन का हो चुका है। लगभग 1,20,000 सैनिक इसके भी घायल हैं। 70 का नुकसान, 1,20,000 घायल। यूक्रेन में 8,006 आम नागरिकों की मौत हुई है। सिविलियन कैजुअलिटी जो है बहुत ज्यादा हुई है। यूक्रेन का 138 अरब डॉलर का, आप सोचिए, ये आंकड़ा आपको दिखाया। कई शहर पूरी तरह से तबाह हो गए, नक्शे से मिट गए, और किस तरीके के जघन्य अपराध हुए होंगे। युद्ध किसी का सगा नहीं होता। चलिए, ये तो आपको हमने बड़ी खबर जो है बड़े ग्राफिक्स के माध्यम से बताया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे असम की। असम की जब हम बात करेंगे तो असम में अब नया क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो है अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। असम सरकार ने हाल ही में एक नया बिल पेश किया है। इस बिल के अनुसार अब मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन काजी द्वारा नहीं होगा भैया, बल्कि सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसने मुस्लिम समुदाय के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। असम सरकार का यह कदम मुस्लिम समुदाय में गहरी नाराजगी पैदा कर रहा है। काजी जो पारंपरिक रूप से मुस्लिम शादियों को पंजीकृत करते हैं, अब इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, जिससे उनकी भूमिका लगभग खत्म हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इस बिल का उद्देश्य शादियों की बेहतर निगरानी और प्रशासन सुनिश्चित करना है। सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और बाल विवाह जैसी प्रथाओं को रोकने के लिए उठाया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने आज असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण बिल 2024 को मंजूरी दे दी है।
इससे पहले मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण काजी के जरिए किया जाता था। ये बिल ये सुनिश्चित करेगा कि मुस्लिम समाज में होने वाली शादी का रजिस्ट्रेशन काजी के जरिए नहीं बल्कि सरकार के जरिए किया जाएगा। 18 साल से कम की उम्र की शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी असम सरकार का उप रजिस्ट्रार होगा। इस नए बिल को लाने का अहम मकसद बाल विवाह के खिलाफ लड़ना है, पर सवाल ये कि क्या इस कानून से मुस्लिम समुदाय के तौर तरीकों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा, कोई असर देखने को मिलेगा। तो यह असम की खबर। असम का नया बिल अब काजी नहीं करा पाएंगे। आइए आपको एक और तस्वीर दिखाने का प्रयास करते हैं। मोदी इस वक्त जो है वो पोलैंड में है। तो वो तस्वीर आपने आपको रूस यूक्रेन की तो स्थिति तो बताई ही थी, लेकिन मोदी इस वक्त जो है वो पोलैंड में है। वो भी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लीजिए, कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर वो भी आ जाएगा, लेकिन मुख्य मुद्दा इस बार का पीएम का ये तस्वीर लाइव। उन लोगों से बात की, मुलाकात की जिन्होंने भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा और विरासत के विषय में गहन अध्ययन किया है। ऐसे सभी लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड में अपनी यात्रा में रवाना होने से पहले जो है मुलाकात की है। ये वो लोग हैं जिनको भारतीय भाषाओं का भी अच्छी तरह से ज्ञान है और प्रधानमंत्री ऐसे एक समूह से उन्होंने मुलाकात की है अपनी यात्रा, 2 दिन की यात्रा के अंत में। पोलैंड के व्यवसायियों से निवेश और तकनीक को लेकर बात हुई है। पोलैंड के जितने व्यवसायी हैं वो भारत को एक बढ़ती हुई ताकत के रूप में देख रहे हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि भारत में निवेश करने के बेहतर अवसर हैं, भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने के अच्छे अवसर हैं। और ये वो लोग हैं जो भारत की संस्कृति के ऊपर। चलिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा दी पोलैंड में। अब यहाँ पर भी मोदी मोदी हो रहा है पोलैंड में, और अब देखिए यूक्रेन में भी मोदी मोदी होने वाला है, क्योंकि युद्ध को रुकवाने का प्रयास करेंगे नरेंद्र मोदी। पहले काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन इसके पीछे मैंने पहले ही बताया था, डिफेंस के पीछे जो लॉबी होती है वो नहीं चाहेगी कि यूक्रेन में युद्ध रुक जाए। अगर युद्ध रुक जाएगा तो हथियारों की बिक्री रुक जाएगी, तो कितनों का बिजनेस का घाटा हो जाएगा, लेकिन ये घाटा भी जरूर जल्द कराना चाहिए। अब आगे चलते हैं, बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बीच एक चौंकाने वाली राजनीतिक घटना सामने आई है। कौमी नेता और जमाते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने हाथ मिलाकर बांग्लादेश में इस्लामिक स्टेट की स्थापना की मांग की है। इन संगठनों ने मिलकर देश में एक इस्लामिक सरकार के गठन की योजना बनाई, जिसका नेतृत्व जमाते इस्लामी के प्रमुख जो हैं शफीकुर रहमान करेंगे। सोचिए, जमाते इस्लामी के प्रमुख करेंगे। ये कदम न केवल बांग्लादेश की वर्तमान धर्मनिरपेक्षता के लिए एक गंभीर चुनौती है, बल्कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। जमाते इस्लामी, जो पहले से ही एक विवादास्पद संगठन के रूप में जाना जाता है, अब इस गठजोड़ के माध्यम से देश में इस्लामी कानूनों का पालन कराने और इस्लामिक स्टेट की स्थापना की मांग कर रहा है, जिसने खुले तौर पर कहा कि वे बांग्लादेश में एक इस्लामिक सरकार का गठन करेंगे, जिसका नेतृत्व शफीकुर रहमान करेंगे। ये गठबंधन बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ताने बाने पर सीधा हमला है। हालांकि इस राजनीतिक घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सतर्क तो कर दिया है, पर बांग्लादेश, जो अब तक एक उदार मुस्लिम राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, इस्लामिक स्टेट की मांग के साथ एक नया आतंकवादी और कट्टरपंथी केंद्र बन सकता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार वहां के लोकतंत्र को बचा पाएगी? क्या कुछ हो पाएगा? कट्टरपंथी जो हैं वो जाग गए हैं बांग्लादेश में, और यही तस्वीर हमने आपको दिखाई। अगली खबर का रुख करते हैं। चुनाव भी बेहद करीब है, तो जम्मू कश्मीर को कैसे भूला जाए। 3 फेजेस में वहां पर चुनाव होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान के बाद से ही सियासी हलचल तेज हो गई है। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर की तैयारियों के बारे में फीडबैक लेने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की प्राथमिकता है। पार्टी का लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिलें। कांग्रेस पार्टी और इंडिया की प्राथमिकता है, इंडी गठबंधन की प्राथमिकता है कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा है वो जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। हमें उम्मीद थी कि चुनाव से पहले ऐसा कर दिया जाएगा, लेकिन चुनाव घोषित हो गए। राहुल गांधी ने एनसी के नेता फारूक अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन कर सकती है। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा
सीट पर 3 चरणों में चुनाव होने वाला है, 4 को रिजल्ट आने वाला है। हैं उसकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। सड़क की स्थिति को लेकर जहां पर चिंता जो है वो दर्शाई गई है, ये दूसरी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और आप उस पर भी जरा ध्यान से गौर फरमाइए और देखिए क्या कुछ है। तो ये सड़क की हालत जहां पर खराब है वहां की आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एनपीपी ने सड़क की हालात पर चिंता जाहिर की है, सड़क को बेहतर बनाने की अपील की है। एनपीपी के द्वारा यह मांग की गई है और सड़क की हालत जो है वो खराब हो चुकी है, उसको लेकर सड़क की स्थिति को लेकर अब एनपीपी की तरफ से कहा गया है सड़क खराब है, इसकी मरम्मत की जाए, इसका रखरखाव किया जाए। तो एनपीपी ने सड़क की हालत पर यह चिंता जताई है। नागालैंड में पफुत्सेरा झाव में सड़क की बिगड़ती हालत पर 17वें चिजामी विधानसभा क्षेत्र की नेशनल पीपल्स पार्टी ने गंभीर चिंता जताई है। 21 अगस्त 2024 को जारी एक प्रेस नोट में पार्टी ने इस महत्वपूर्ण सड़क की सरकार की ओर से लगातार हो रही अपेक्षा पर नजर डाली है। बता दें कि पफुत्सो झाव में नागालैंड और मणिपुर के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है, साथ ही चारों गांव और कस्बों के लिए जीवन रेखा है। चलिए, इसी के साथ आज के कार्यक्रम यानी कि जनमत में इतना ही। मुझे यानी शिवम दत्त मेहता और मेरी पूरी टीम एडिटोरियल और प्रोडक्शन सभी की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।